नेम इज पटेल मनीषा। आज हम हिंदी पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। हिंदी के अंदर हमने चैप्टर 8 तक के सारे वीडियो देखे। आज हम चैप्टर 9 के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 का शीर्षक है निर्भय बनो और उसका साहित्य प्रकार है उपन्यास का एक अंश। उनके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है कि निर्भय बनो, इसका मतलब निडर बनो, यानी रखने का यही तात्पर्य है लेखक का कि उस विद्यार्थी के अंदर जो निडरता के गुण विकसित हो, यानी जो बिना डरे हुए कार्य कर सके, ऐसे विद्यार्थी बने। इसलिए इस चैप्टर को ग्रेड 9 में रखा गया है। तो इसका यही मतलब है कि निडरता के गुणों का प्रयास किया गया है, यानी निडरता के गुणों का उसके अंदर निडरता बनी रहे, यानी जो डर है वो निकल कर चला जाए। तो यहाँ पर जो उपन्यास का अंश लिया गया है वो उपन्यास जो है कितने चौराहे जो उपन्यास है उसमें से एक अंश यहाँ पर लिया गया है। उनके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। तो यहाँ पर निर्भय बनो जो चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर जो मुख्य व्यक्ति है वो है प्रियोदा, यानी प्रियव्रत राय। तो वो प्रियव्रत राय जो है उसने अपने जो ग्रुप के अंदर जो सारे साथी मित्र हैं उनके अंदर से जो डर है उस डर को किस तरह से दूर किया जाए उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। यहाँ पर जो मनमोहन नामक जो लड़का है उसके अंदर जो डर है उस डर को दूर करने का प्रयास प्रियव्रत राय ने किस तरह से किया है उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से इस चैप्टर में निरूपण किया गया है। तो पहले चैप्टर की शुरुआत से पहले हम लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। तो पहले लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 1921 और निधन 1977 में हुआ था। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल में प्रकाशन में साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुप्रसिद्ध हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुख्यता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षण है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निकोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया है। यहाँ पर जो इस कहानी के बारे में जो बताया गया है, यानी जो उपन्यास है, इस उपन्यास के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में इस पैराग्राफ में कहा गया है कि ये अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे में से लिया गया है। ये 7वां प्रकरण से लिया गया है, यानी जो उपन्यास के प्रकरण है उसमें से 7वां प्रकरण है यह निर्भय बनो, उसमें यहाँ पर उसके बारे में बात की गई है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है इस अंक में उसका चित्रण है। यानी यहाँ पर जो मनमोहन है कथानायक, यानी वो डरपोक है और उसके अंदर निर्भय यानी निडरता किस तरह से उत्पन्न हो, ये प्रियव्रत राय ने यहाँ पर अच्छी तरह से बताया गया है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। यानी इस चैप्टर को इसलिए रखा गया है कि शिक्षक जो बाकी के बच्चे हैं या पढ़ते हैं उन बच्चों के अंदर से जो डर का गुण है उसे निकाल कर निडरता के गुण को वहाँ पर विकसित कर सके, इसलिए इस चैप्टर को यहाँ पर रखा गया है। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। यहाँ पर प्रियोदा का पूरा नाम है प्रियव्रत राय। मैट्रिक में पढ़ता है यानी 10वीं कक्षा में वह पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं।
स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसे प्राय सभी जानते हैं। यानी जो प्रियव्रत राय है वो सब में प्रिय था, क्योंकि वो सबके साथ मिलजुल कर रहता था और सबका काम करता था। उसे शिक्षक, छात्र और उसके अलावा उसके कस्बे के सभी लोग, यानी उसके गांव, जो छोटा सा गांव है, उस गांव के सभी लोग उसे जानते थे। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटका कर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलने निकलना यानी मुट्ठी भर अन्न मांगना। तो यहाँ पर हर रविवार के दिन, वो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, फिर भी रविवार के दिन उनके गांव के अंदर जो सन्यासी आश्रम आया हुआ है उनके लिए वो घर घर जाकर मुट्ठी अन्न इकट्ठा करता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। यानी यहाँ पर प्रियोदा जो है वो पढ़ाई के साथ साथ सेवा का भी कार्य करता है। यानी वह मुठिया वसूलता है, उसके अलावा उनके शिक्षक या कोई छात्र बीमार पड़ जाता है तो उनकी सेवा भी करता है, और जब तक वो भला चंगा नहीं हो जाता तब तक उनकी सेवा में वह जुटे रहते हैं। उनके साथ साथ उसके साथी मित्र भी ये सब कार्य करते हैं। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। यहाँ पर उनके दल के सदस्य कौन कौन से हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पूरे चैप्टर में आपको देखना है। यहाँ पर पहले दो नाम आए हैं, रोबी और कालू। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। यहाँ पर उन लोगों ने मनमोहन यानी जो नया सदस्य उनके दल में शामिल करने के लिए लाए हैं, उनका नाम था मनमोहन। यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा कि कथानायक जो मनमोहन, यानी जो पूरा चैप्टर है वो मनमोहन का जो डर है वो दूर करने के लिए इस चैप्टर की रचना की गई है। तो यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि जो मोहन है उसको भी कालू लेकर आता है उस दल का सदस्य बनाने के लिए। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। यहाँ पर साथ में शब्दार्थ भी देखेंगे कि परमान शब्दार्थ पहले है। परमान का मतलब है, परमान यानी नदी का नाम, नदी का नाम। आगे है बालूचर, बालूचर का मतलब है नदी का रेतीला तट। नदी का रेतीला तट यानी जो नदी होती है उसके पास जो रेत वाली जो जगह होती है उसका नाम दिया गया है बालूचर। तो यहाँ पर शनिवार को, जब शनिवार के दिन जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है जल्दी, तब सब दल के सारे सदस्य वहाँ पर परमान नदी के पास जो बालूचर है वहाँ पर वह सब लोग इकट्ठा होते हैं। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। यानी जो दल के सदस्य हैं वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा होने के बाद वहाँ पर पहले खेल कूद, गाना बजाना सब कुछ होता है। और उसके बाद जो प्रियोदा है, दल का बड़ा सदस्य यानी सबसे बड़ा लड़का, वह उन लोगों को दुनिया भर की खबरें सुनाता है। यानी दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है उसके बारे में उन सबको बताता है। हर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं कि मोहल्ले में कौन जाएगा मुखिया वसूलने, किस बीमारी की सेवा करने कौन कौन जाएगा। यानी यहाँ पर शनिवार के दिन बालूचर पर इकट्ठा होकर वो रविवार का प्रोग्राम भी तय करते हैं। यानी रविवार के दिन कौन किसके घर मुखिया वसूलने के लिए जाएगा और कौन किसकी सेवा करने के लिए जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा ये मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। यानी उनका जो क्लब है, क्लब के अंदर जो सदस्य है उनमें मनमोहन भी सदस्य बनना चाहता है। यानी मनमोहन जो है वो बहुत तेज लड़का है। उन्हें कौन लेकर आया था, कालू लेकर आता है, और उनका परिचय वो प्रियोदा से करवाता है और कहता है कि ये बहुत तेज लड़का है और अपने क्लब का सदस्य बनना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा। यानी यहाँ पर जो प्रियोदा है वो मनमोहन को अच्छी तरह से देखता है। सिर से पैर तक देखना यानी बहुत अच्छी तरह से वो उसे निहारता है। किसी भी व्यक्ति को क्लब का सदस्य बनाना है तो उसको वह प्रियोदा अच्छी तरह से देख परख कर वो अपनी क्लब का सदस्य बनाता था। तो यहाँ पर प्रियोदा मनमोहन से प्रश्न पूछता है कि भारत के
भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। यहाँ पर मनमोहन उसका जवाब देता है कि जो महात्मा गांधी है वो भारतवर्ष के भगवान के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तुम पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते हो? दूसरा प्रश्न पूछा गया कि तुम पढ़ लिखकर क्या बनना चाहते हो। प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। पहले मनमोहन चुप रहता है कि क्या जवाब दूं, लेकिन फिर वो सोचकर बोलता है कि वो वकील बनना चाहता है। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर हो रहे। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। यहाँ पर सभी लोग हंसते हैं, खुलकर हंसते हैं और तभी प्रियोदा जो है वो गंभीर होकर पूछते हैं कि तुम बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लेंगे। यहाँ पर मनमोहन कहते हैं कि जानते तो नहीं, लेकिन अगर मैं इस क्लब का सदस्य बनूंगा तो मैं वह भी सीख लूंगा। शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, यहाँ पर प्रियोदा कहता है कि तुम सीख लोगे, वो बात बहुत अच्छी है, लेकिन यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, हैजा का मतलब है कॉलेरा। यहाँ पर हैजा जो बीमारी है, हैजा का मतलब है कॉलेरा, यानी यहाँ पर कहा गया है कि जो बीमार व्यक्ति है अगर वो हैजा से यानी कॉलेरा से पीड़ित हो तो तुम क्या करोगे? मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? यहाँ पर मनमोहन चुप रह जाता है क्योंकि वो डरता है। किससे डरता है? बीमारी से, और हैजे की बीमारी से उसे डर लगता है, और उसका जो डर है वो दूर करने का काम कौन करता है? प्रियोदा करता है। तो गाना जानते हो? और उसे आगे प्रश्न पूछा गया कि क्या तुम गाना जानते हो? जी। तैरना? यहाँ पर आगे प्रश्न पूछते ही जाता है कि तुम तैरना जानते हो? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। यहाँ पर प्रियोदा के दल का दूसरा सदस्य, पहले कौन था? रोबी, कालू, मनमोहन, और अब तीसरा सदस्य आया सूर्यनारायण। तो उसने प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा कि सूरज मोना तैरना नहीं जानता। सूर्यनारायण बुरा नाम है और उसे शॉर्ट में सूरज कहकर उसे सब लोग पुकारते थे। सीख जाएगा एक दिन, उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। यहाँ पर जो सूर्यनारायण है वो कहता है कि अगर नहीं आता है तो सीख जाएगा, क्योंकि मैं उसे उठाकर एक दिन पानी में फेंक दूंगा तो वो आपो आप तैरना सीख जाएगा। यानी जब हमें कोई पानी में फेंक देता है, तैरना नहीं आता है, तो हम अपनी जान बचाने के लिए हम अपने हाथ पैर हिलाने लगते हैं और इससे हम तैरना भी सीख जाते हैं। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। यहाँ पर सभी हंसते हैं क्योंकि सूर्यनारायण जो है वो पढ़ने में कमजोर था, लेकिन उसका जो शरीर था वो बहुत मजबूत है। वो रोज 100 दंड बैठक करता है, यानी वो हर रोज कसरत करता है। जो पहलवान लोग जिस तरह से कसरत करते हैं वैसे ही कसरत सूर्यनारायण करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रियोदा के दल के सदस्य सूरज को किस नाम से पहचानते हैं, तो उनके सभी साथी उसे सूरज पहलवान कहकर पुकारते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है, यानी दल के सदस्यों को तैरना सिखाने का काम किसका था? सूर्यनारायण का, यानी सूरज का था। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। यानी जब प्रश्न पूछे गए मोना से कि तुम गाना जानते हो, तब उसने हाँ कहा था। तो दल के सभी सदस्य कहते हैं कि जो नया सदस्य आया हुआ है वो हमें गाना सुनाएगा। तो यहाँ पर मनमोहन पहले लज्जाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखाकर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह उसने शुरू किया। यहाँ पर पहले मनमोहन शर्मा जाता है क्योंकि वो पहले नया सदस्य था, इसलिए वो गाना नहीं चाहता। लेकिन जब प्रियोदा कहता है तब वो अपना गला साफ करते हुए गाना शुरू करता है। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। यहाँ पर मनमोहन गाना शुरू करता है कि राम रहीम न जुदा करो भाई, यानी राम और रहीम दोनों एक ही है, उनके नाम अलग अलग है, उनको जुदा करने की कोई जरूरत नहीं है। दिल को सच्चा रखना जी, यानी हमारे दिल के अंदर कपट नहीं होना चाहिए, हमारा दिल जो है वो स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। यानी यहाँ पर राम और रहीम जो धर्म को लेकर हम अपने भगवान को बांटते हैं, उसे बांटना नहीं चाहिए।
दिल के अंदर एक दूसरे के लिए दया भाव होनी चाहिए। समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। यानी यहाँ पर मोना को भी क्लब का मेंबर बनाया गया, इसलिए उसे भी काम दिया गया। जिस तरह से सब लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है, जिस तरह से सूर्य नारायण को तैरना सिखाने का काम दिया गया है, रोबिन और कालू जो है उनको मुठिया वसूली और बीमार लोगों की सेवा करने के लिए भेजा जाता है, और उसी प्रकार यहाँ पर मनमोहन को भी प्रभात फेरी वाले जो दोनों गाने हैं वो गाने होते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर काम दिया गया कि मोना को भी ये प्रभात फेरी के जो 2 गाने हैं वो दिए जाए, ताकि हर सुबह ये मीठी आवाज सुनने को मिले। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। यहाँ पर सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, यानी संध्या का समय होने वाला था। जो सूरज है वो पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लालिमा उतर आई, यानी बालूचर जो नदी का किनारा है उस पर लालिमा यानी लाल रंग की जो तेज है वो वहां पर प्रकाशित हो जाती है। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई, यानी परमान नदी, ऐसा लगता है कि परमान नदी के अंदर सूरज डूब रहा है और उसकी जो लास्ट जो छिल्ली किरण है वो वहां पर झिलमिलाती है। पानी जो जिस तरह से हिलता है उसी तरह ऐसा लगता है कि वहां पर वह पानी झिलमिला रहा है। पखेरु दल बांधकर पास वन की ओर लौटने लगे। यहाँ पर पखेरु का मतलब है पक्षी। पखेरु का मतलब पक्षी। तो यहाँ पर जो पक्षी है वो शाम होते ही, आपको पता है कि शाम होते ही सारे पक्षी जो है वो अपनी अपनी घोंसले में चले जाते हैं। तो यहाँ बांस वन की ओर लौटने लगे, यानी वह सब लोग अपनी अपनी घोंसले में वापस चले जाते हैं। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे, यानी जिस तरह से पक्षी जो है वो भी पंक्ति बांधकर, यानी सब लोग अपनी अपनी झुंड में अपने अपने घोंसले की ओर जाते हैं, उसी प्रकार प्रियोदा के दल के सभी सदस्य एक पंक्ति बांधकर लौटने लगे। पुल के पास एक गाड़ी वाला तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबक दीन पहिया हरब भोला गरीबक दीन। यहाँ पर पुल के पास, यानी जो नदी का पुल है उस पुल के पास एक गाड़ी वाला जो है उसकी गाड़ी बंद हो गई होगी या पता नहीं, लेकिन वहां पर वो गीत गाता है, कहता है भोला गरीबक दीन पहिया हरब भोला गरीबक दीन। यानी इस गीत का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से मोना ने जो पंक्तियां गाई थी उसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर जो पंक्तियां जो गाड़ी वाले ने दोहराई है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तन्मय होकर खुश होकर वो गीत दोहरा रहा था। कई बार ऐसा होता है कि हम भी बहुत खुश हो जाते हैं तो अपने आप अपने शब्द द्वारा जो गीत बनाते हैं, जो दोहराते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर उससे कहा जाता है उद्धरण आंचलिक बोली कहा जाता है, यानी हमारे अंदर से जो उत्पन्न हुई होती जो पंक्तियां है तो उसका यहाँ पर निरूपण किया गया है। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया, एकटा जे लोटा चल बेटा चल तीन पहिया पिबेद काल लोटा लेलन छीन। यानी जो गाड़ी वाला तन्मय होकर गीत गाता है उसमें सुर मिलाकर यहाँ पर सूरज भी अपने मन की जो मनगढ़ंत जो शब्द है उसके वो गीत बनाकर गाना शुरू करता है। कृत्यंजा ने कहा, विद्यापति की लाचारी 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 अट्टहास। यानी यहाँ पर वो लोग क्या करते थे, जब आते वक्त भी खुश होकर गाना गाते थे, अपने बनाए हुए गीत गुनगुनाते थे। उसके अलावा वो एक दूसरे के साथ अट्टहास कर वो जो शब्द बोलते हैं कि विद्यापति की लाचारी लाचारी लाचारी, यानी यहाँ पर वो इस तरह से नाटक जिस तरह से प्रस्तुत करते हैं उसी तरह से संवाद बोलते हुए वो चले आते हैं। तो यहाँ पर कृत्यंजा ने कहा, यानी किसी नाटक का जो संवाद होता है, नाटक का संवाद या किसी कहानी का जो संवाद होता है वो बोलते हुए वो अट्टहास करते हुए लाचारी 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 और अट्टहास करते हैं। यहाँ पर वो हंसते हैं मुस्कुराते हैं, यानी जब वो बालूचर पर होते हैं तो वहाँ पर भी वो गाना बजाना मौज मस्ती करते हैं, और उसी तरह से जब वहाँ से वापस आते हैं अपनी गांव की ओर तब भी वो हंसते खेलते मुस्कुराते हुए वहाँ से वापस आते हैं। तो यहाँ तक हमने उपन्यास अंश कितने चौराहे में से जो 7वां उपन्यास का अंश है वो हमने यहाँ तक देखा। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।